कभी आपने सोचा है, अगर भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, अगर हमारे बच्चे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर बेहतरीन काम कर सकते हैं, अगर भारतीय वैज्ञानिक नासा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जैसी संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है, भारत खुद विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के मामले में अमेरिका और यूरोप से कई क्षेत्रों में पीछे क्यों दिखाई देता है? क्या समस्या भारतीय लोगों की क्षमता में है या फिर समस्या उस व्यवस्था में है जिसमें वह क्षमता विकसित होती है? आज इसी सवाल को बिना किसी देश को छोटा या बड़ा बताए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है, भारतीय वैज्ञानिक कम प्रतिभाशाली नहीं है। भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया को कई महान वैज्ञानिक दिए हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने साबित किया कि प्रतिभा किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती। लेकिन केवल प्रतिभा होना काफी नहीं है। एक वैज्ञानिक के पास विचार हो सकता है, लेकिन उस विचार को प्रयोग में बदलने के लिए लेबोरेटरी चाहिए, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस मेंटर्स चाहिए और सबसे जरूरी ऐसा वातावरण चाहिए जहां कोई व्यक्ति असफल होने के बाद दोबारा कोशिश कर सके। यहीं से कहानी बदलने लगती है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने क्रांति के बाद विज्ञान और यूनिवर्सिटीज के बीच मौजूद संबंध विकसित किए। धीरे धीरे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इनोवेशन का एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। एक वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी में रिसर्च करता है, उस रिसर्च को कंपनी टेक्नोलॉजी में बदल सकती है, गवर्नमेंट फंडिंग दे सकती है और अगर टेक्नोलॉजी सफल होती है तो वह पूरी इकोनॉमी को आगे ले जा सकती है। यानी केवल एक साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम इनोवेशन को आगे बढ़ाता है। भारत में भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में रिसर्च को इंडस्ट्री और लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन से जोड़ने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या है हमारी एजुकेशन सिस्टम की सोच। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स बचपन से एक सवाल सुनते हैं, परीक्षा में कितने नंबर आए। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है, तुमने नया क्या खोजा। अगर बच्चा हर सवाल का सिर्फ सही उत्तर याद करता रहेगा तो वह परीक्षा में अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर वही बच्चा पूछे ऐसा क्यों होता है, अगर इसे दूसरे तरीके से करें तो क्या होगा, क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तभी साइंटिफिक थिंकिंग पैदा होती है। और साइंस की शुरुआत अक्सर एक सिंपल सवाल से होती है, क्यों। तीसरी चीज है फेलियर। दुनिया की बहुत सी बड़ी डिस्कवरीज और कंपनीज के पीछे असफल एक्सपेरिमेंट्स की लंबी कहानी है, लेकिन हमारे समाज में फेलियर को कई बार सफलता का ऑपोजिट समझ लिया जाता है। एक स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो जाए तो परिवार और समाज तुरंत पूछता है, आप क्या करोगे। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप या रिसर्च में असफलता हमेशा अंत नहीं होता। कई बार फेलियर ही अगली डिस्कवरी का रास्ता खोलते हैं। चौथी बड़ी वजह है ब्रेन ड्रेन। भारत में पैदा हुआ कोई टैलेंटेड स्टूडेंट अगर विदेश में जाकर बेहतर लेबोरेटरी, ज्यादा फंडिंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज पाता है तो उसका विदेश जाना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट भारत में कितनी तेजी से बना रहे हैं जहां वही टैलेंट भारत में रहकर भी दुनिया के स्तर का काम कर सके। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, भारत पूरी तरह पीछे नहीं है। आज भारत ने
स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और कई इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रगति की है। भारत का स्पेस प्रोग्राम सीमित संसाधनों के बावजूद कई रिमार्केबल अचीवमेंट्स कर चुका है। डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी भारत को दुनिया के सामने एक अलग उदाहरण दिया है। इसलिए कहानी सिर्फ ये नहीं है कि वेस्ट आगे है और इंडिया पीछे। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ क्षेत्रों में पश्चिम देश आगे है, कुछ क्षेत्रों में भारत ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है और कुछ क्षेत्रों में भारत अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत अमेरिका या यूरोप की कॉपी करके आगे बढ़ेगा? शायद नहीं। भारत को अपनी समस्याओं के हिसाब से अपना मॉडल बनाना होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादियों में से एक है। अगर इस पॉपुलेशन को सिर्फ जॉब्स की तलाश करने वाला वर्क फोर्स बनाने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्वर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स बनाया जाए, तो यही पॉपुलेशन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमें ऐसे स्कूल्स चाहिए जहां बच्चे सवाल पूछने से ना डरें। ऐसे यूनिवर्सिटीज चाहिए जहां रिसर्च सिर्फ डिग्री के लिए ना हो। ऐसी लेबोरेटरीज चाहिए जहां आइडियाज को एक्सपेरिमेंट में बदला जा सके। ऐसी कंपनी चाहिए और ऐसी कंपनीज भी चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिसर्च पर पैसा लगाने को तैयार हो। और ऐसा समाज चाहिए जहां किसी व्यक्ति की कीमत सिर्फ उसकी नौकरी या सैलरी से तय ना हो, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना, इकोनॉमी या पॉपुलेशन नहीं होती। उस देश की असली ताकत यह होती है कि उसके लोग कितने नए सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्हें कितनी आज़ादी और सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे इंडियन साइंटिस्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट से कम है, तो शायद हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने उन्हें समान अपॉर्चुनिटीज दी हैं? क्योंकि प्रतिभा पैदा होने की एक बात है, प्रतिभा पैदा होना एक बात है और उस प्रतिभा को दुनिया बदलने की ताकत देना दूसरी बात। भारत के पास प्रतिभा की कमी शायद कभी नहीं रही। अब चुनौती है कि उस प्रतिभा को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वह सिर्फ किसी दूसरे देश के लिए काम करने वाला टैलेंट न बने, बल्कि अपने देश में भी नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च और नई दुनिया बनाने वाला टैलेंट बने। और शायद जिस दिन भारत की सबसे बड़ी प्रतिभाएं सिर्फ बाहर जाकर सफलता की तलाश नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया की प्रतिभाएं भारत में आकर रिसर्च और इनोवेशन करना चाहेंगी, उस दिन हमें सच में कहना होगा, भारत सिर्फ टैलेंट पैदा नहीं कर रहा, भारत इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। और यह बदलाव किसी एक नेता, एक साइंटिस्ट या एक गवर्नमेंट से नहीं आएगा। यह बदलाव आएगा एजुकेशन से, रिसर्च से, इंस्टीट्यूशन से और सबसे बढ़कर सोच बदलने से। क्योंकि देश तब आगे नहीं बढ़ता जब उसके लोग सिर्फ दुनिया की सफलता चीजों को इस्तेमाल करते हैं। देश तब आगे बढ़ता है जब उसके लोग खुद नई चीजें बनाना शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपके साथ शेयर की बातें अगर ये सही है, तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।